गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं मोह माया के इस संसार में हिंडोले खाती जीवन की नैया को अगर भवसागर से पार लगाना है तो गुरु चरणों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जीवन में गुरु का महत्व हम कुछ ऐसे भी समझें कि जब हम बहुत छोटे थे, जब पहली बार स्कूल गए थे, खूब शैतानी किया करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, सिर्फ खेलने का मन करता था, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और किसी की बात नहीं सुनते थे। जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वही काम करते थे। लेकिन तब भी वो कौन लोग थे जो ये सब बर्दाश्त करते हुए भी हर एक छोटी से छोटी चीज़ सिखाने के लिए जी जान से लगे रहते थे। कैसे बात करनी चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, जूते की लेस बांधने से लेकर के शेयरिंग इज़ केयरिंग का संस्कार मन में डालना जिन्होंने, वो थे हमारे गुरुजी। अब जब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं, दुनियादारी से, कामकाज से दो चार होने लगे हैं। अब जब सारी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मन शांत नहीं है, कोई परेशानी है। अब एक बार फिर उम्र के इस दौर में ये ज़रूरत महसूस होती है कि इस भटकते मन को शांत करने के लिए गुरु जी से बेहतर माध्यम और कोई हो ही नहीं सकता। आज त्रिकाया पर हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी ही एक महान हस्ती से, पूज्य गुरु श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार अनुज। त्रिकाया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। गुरु जी, वैसे तो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की बहुत सारी इच्छा है, हम आपको सुनते हैं और आपकी बातें हमें बहुत गहरे तक प्रभावित करती हैं। लेकिन हम भूपेंद्र भाई पंड्या जी का सफ़र उनके बचपन से शुरू करना चाहते हैं। आपके बचपन की ऐसी वो कौन सी एक याद है जो आपको हमेशा याद आती है, जो आपको हमेशा गुदगुदाती होगी? ऐसा कोई अनुभव बचपन का आपका? अनुज, हुआ ऐसे कि जन्म तो मेरा मुंबई में हुआ जी, पढ़ाई भी मेरी मुंबई में हुई जी, लेकिन परिवार के कुछ संजोग ऐसे थे, माँ जी पिताजी के, कि मेरे 2 वर्ष दूसरी और तीसरी कक्षा मैं गांव में मेरी दादी माँ के पास रहा। उम्र का शायद 8वां और 9वां वर्ष था वो। मेरे जीवन के वो बहुत अनमोल वर्ष है बचपन के, क्योंकि उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। बम्बई के कंक्रीट जंगल में जन्म कर पढ़कर पूरा जीवन जिसने बिताया हो, उसने ये 2 वर्ष गांव में रहे। तो पहले तो मुझे गांव मिला, मुझे दादी माँ मिली। जब तक दादी माँ जीवित थी, हर वर्ष ऐसा होता रहा कि मैं जब परीक्षा पूरी हो जाए तुरंत ही ट्रेन पकड़ के गांव में चला जाता था। इतना मुझे गांव का और दादी माँ का आकर्षण था। लेकिन ये 2 वर्ष में सतत निरंतर दादी माँ के साथ में रहा। मैं कथाओं में कई बार कहता हूँ कि अनमोल इसलिए हैं ये 2 वर्ष मेरे, कि आज जब मैं भागवत की कथा करता हूँ, उसमें कृष्ण लीलाओं में जब गोकुल की बातें करता हूँ, गैया चर कर लौट रही हैं इसकी बातें करता हूँ, यदि मैं वो 2 वर्ष गांव में न रहता तो मैं बम्बई में रहकर ये कैसे अनुभव कर सकता था, और ये यदि अनुभव मेरा अपना न हो तो मैं दूसरों को कैसे दे सकता था। तो वो जो गांव का जीवन मैंने देखा है, दादी माँ को मैंने पाया है, और दादी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया कहानियों के माध्यम से। तो वो मेरे बहुत अनमोल वर्ष हैं। कई ऐसी घटनाएं वो बचपन में बीती मित्रों के साथ वहाँ गांव में जब छोटी सी स्कूल में पढ़ा करता था, शिव मंदिर में वो स्कूल हुआ करती थी। तो वो बड़ा प्यारा रहा वो बचपन में। मुझे बम्बई से कहीं ज़्यादा अधिक मुझे गांव याद है। गुरुजी, जिनका बचपन गांव में दादी के साथ बीता हो, उस बचपन में बहुत सारी यादें होती हैं जो जीवन भर याद रहती हैं। पर अब चूंकि आप दादी के साथ रहे हैं, तो बड़ों की बहुत इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को, खास करके नाती पोतों को, वो बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं बना बना करके। आपके बचपन की कोई ऐसी डिश है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद थी उस समय और अब वो बहुत याद आती है कि दादी के हाथ का वो खाना अब नहीं मिलता है? दादी बाजरे की रोटी बहुत सुंदर बनाती थी, बहुत पसंदी। और अनुज, मैं बात कर रहा हूँ आज से
40-45 साल पहले के भारत के एक बहुत दूर के अविकसित गांव के, जहां उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी न हुआ करती थी। लाइफ वॉज वेरी सिंपल एंड वो सिंप्लिसिटी में जो एक ब्यूटी थी उसका आनंद था। तो बाजरे की रोटी दादी माँ खुद मंथन करके वो मक्खन बनाती थी, तो बाजरे की रोटी के ऊपर मक्खन, फिर उसमें थोड़ी सी गुड़ या चीनी डाल देती, और एक चटनी दादी माँ बनाती थी, अदरक आम कुछ डाल के। वो दादी माँ के जाने के बाद मैंने कभी नहीं खाई। मैंने कई लोगों से पूछता हूँ कि ये चटनी कैसे बनती है, लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो दादी माँ के हाथ जैसी चटनी कभी ना बन पाई और मैंने कभी नहीं ली। तो ये मुझे बहुत याद है। मैं छाछ बहुत पीता था क्योंकि मक्खन निकलने के बाद घर में रहता था और उस समय में बेचने की तो कोई प्रथा थी ही नहीं, तो दूसरा कोई आके ले जाता छाछ तो उनको मिल जाती, लेकिन घर में बचती बहुत थी। तो गाय थी तो उसकी छाछ में बहुत पीता था। गुरुजी मुंह में पानी आ गया छाछ सुन के और बाजरे की रोटी सुन करके। अच्छा, हम अब इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। आपकी शिक्षा कैसे शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, और बचपन की क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आध्यात्म की तरफ आपका रुख मोड़ा होगा या वो रुचि आपके मन में जागी होगी? जी, अनुज, ऐसी बात है कि शिक्षा में अपने जीवन में दो समांतर प्रवाह देखता हूँ मैं, पैरेलल फ्लोज देखता हूँ मैं। एक फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा, जैसा आपने कहा कि ये स्पिरिचुअल फील्ड में इंक्लिनेशन कहाँ से आया। तो फॉर्मल एजुकेशन मुंबई में जैसे शुरू हुआ, किंडरगार्टन में फर्स्ट स्टैंडर्ड में हुआ होगा, फिर दूसरी और तीसरी कक्षा मैंने गांव में पढ़ी। छोटा सा शिव जी का मंदिर था, उसमें 4-5 क्लास लगते थे। फिर चौथी कक्षा से वापस मैं मुंबई में आ गया और फिर पूरा ग्रेजुएशन और लॉ का कुछ अभ्यास किया, मैनेजमेंट किया, वो सब मुंबई में हुआ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। लेकिन आध्यात्मिक जो शिक्षण है और ये फॉर्मल एजुकेशन भी एक सद्भाग्य ऐसा रहा कि जो अच्छी से अच्छी स्कूल्स थी, जीटी हाई स्कूल उस समय में, अब तो बंद हो गई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन भुलेश्वर में हम रहते थे मुंबई में, तो जीटी हाई स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। मैं प्रिंसिपल का बहुत लाडला था। उसका एक बहुत छोटा सुंदर प्रसंग अभी याद आ रहा है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव था और स्कूल में मनाया जा रहा था। 5वीं कक्षा में मैं, मतलब 5वीं कक्षा से वहाँ एडमिशन लिया था, तो पहला मेरा वर्ष था वो। गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। उस समय में स्कूल में वो पीए सिस्टम रहती थी, प्रिंसिपल के ऑफिस में माइक रहता था और स्पीकर सब क्लास में लगे होते थे। प्रिंसिपल कुछ अनाउंसमेंट करे तो सबको सुनाई पड़ता था। प्रिंसिपल ने बुलाया था कि भाई कोई श्लोक बोलेगा इससे, तो मैं कुछ श्लोक बोल रहा था गुरु के ऊपर और समझा भी रहा था। 5वीं कक्षा में था, तो 9-10 साल की उम्र होगी, 10-11 साल की। मुझे अभी भी याद है वो प्रसंग कि मैं जब बोल रहा था, मुझे बोलते हुए बीच में से अटका करके प्रिंसिपल खुद नीचे झुके, क्योंकि माइक वो मेरी लेवल पे था। प्रिंसिपल नीचे झुके और उन्होंने कहा, विद्यार्थी मित्रों, ये श्लोक जो बोल रहे हैं उनकी हाइट 4 फुट से ज़्यादा नहीं है। और ये जब बोले तो मुझे अभी भी याद है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे प्रिंसिपल के ऑफिस के आसपास सीनियर स्टूडेंट, वो 9वीं-10वीं कक्षा के जो एसएससी के स्टूडेंट हुआ करते थे, उनके क्लासरूम थे। तो वो क्लासरूम में से सब लड़के बाहर निकल के प्रिंसिपल के ऑफिस में देखने आए थे कि कौन बोल रहा है ये श्लोक। तो ऐसी कुछ स्मृतियाँ। कॉलेज भी, एल्फिंस्टन कॉलेज उस समय में मुंबई का एक श्रेष्ठ कॉलेज माना जाता था आर्ट्स एंड साइंस के लिए। मैं साइंस स्ट्रीम में रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे मैनेजमेंट मैंने किया सासमीरा से। तो ये रहा एक लौकिक और सांसारिक जो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन मुझे ज़्यादा रस है आध्यात्मिक में। उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने कहीं ली ही नहीं है, लेकिन संस्कार बचपन से थे। मैं प्रभु की कृपा से विद्वान सात्विक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे दादाजी राज ज्योतिषी हुआ करते थे। ही वॉज अ वेरी वेल नोन, वेरी स्कॉलरली एस्ट्रोलॉजर। मैंने उनको देखा नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी जब 8 वर्ष के थे तब दादाजी चल बसे, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना बहुत है गांव में से। दादाजी ज्योतिषी भी थे और दादाजी कथाकार भी थे। गांव में जैसे मंदिर का एक आधिपत्य होता है, वो दादाजी उस मंदिर के गादीपति थे और वहाँ नित्य रूप से कथा करते थे। ये दादाजी का एक नियम था कि कथा करना। तो गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो आज भी बताते हैं कि ईश्वर दादा की वाणी हमें आप में सुनाई पड़ती है। जब मैं छोटा था, जब मैंने कथा का प्रारंभ किया, तब मुझे लोग ऐसा कहते थे।
संस्कार सिंचन, इस मार्ग का इनिशिएशन दादी माँ ने किया। बड़े बचपन से दादी माँ मुझे कहा करती थी कि बेटा, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, अच्छा ब्राह्मण और योग्य ब्राह्मण बनकर दिखाना। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण ये समाज का गुरु है और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि स्वयं ग्रंथों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, उस पर आचरण करें और उसके हिसाब से लोगों को उद्बोधन करें, उपदेश करें। आचरण से प्रकट हुआ अध्ययन, आचरण और उपदेश, ये सीढ़ी मुझे दादी माँ ने बताई। और दादी माँ की वो, हमारे गुजराती में कहते हैं गड़थूथी ना संस्कार, मतलब जो भोजन के साथ दिया जाता है बालक को, बचपन से उसकी मनोविज्ञान में डाला जाता है मन के अंदर, तो वो मेरे मन में आज भी है, अध्ययन, आचरण और उपदेश। जब तक मैं स्वयं उस मार्ग पर चलता नहीं, मुझे क्या अधिकार है किसी से मैं कह सकूंगी तुम ऐसा करो। ये दादी माँ ने सिखाया। और दादी माँ की जो पद्धति थी सिखाने की, कहानियों के माध्यम से, दादी माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन ज्ञानी बहुत थी। शास्त्रों से, श्रीमद् भागवत से, रामायण से, महाभारत से, शिव पुराण से, देवी पुराण से, पंचतंत्र से, जातक कथाओं में से, न जाने कहाँ कहाँ से दादी माँ कहानियाँ लेकर आती और मुझे सुनाती। मेरा कोटा था, जब तक 2 कहानियाँ दादी माँ के पास से सुनता नहीं, तब तक मैं सोता नहीं था। तो मैंने हज़ारों की भीड़ में कहा है व्यासपीठ पर से कि बचपन में दादी माँ के पास से जो बातें सुनी थी, वह आज गादी माँ की गोद में बैठकर दुनिया भर को सुना रहा हूँ। तो वो जो संस्कार सिंचन हुआ, वह दादी माँ के माध्यम से हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वैसे वैसे अध्ययन किया। तो एक तरफ स्कूल का जो फॉर्मल एजुकेशन चल रहा था, स्कूल कॉलेज का वो चल रहा था, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था। बचपन में 2 महापुरुषों की मुझ पर असर है। एक तो स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श रहे। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास जब मैं जाता था घूमने के लिए, तो बहुत कम लोगों को पता है, वहाँ कोने में स्वामी विवेकानंद का स्टैच्यू है, प्रतिमा है। मेरे साथ में आए हुए बाकी लोग समंदर को देखते, वहाँ नौका विहार करते, कुछ खाना पीना करते, सामने ताजमहल होटल है उसको देखते। पता नहीं, मुझे कभी इन चीज़ों में रस नहीं था। एक बालक के रूप में भी मैं तो स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा के पास जाके खड़ा रहता और मुझे भीतर से ऐसा लगता था कि ये मेरा बड़ा भाई खड़ा है। तो वो जो एसोसिएशन, और उसके लिए मैंने कोई आयास, कोई प्रयास नहीं किया, वो बिल्कुल स्वाभाविक था। जैसे कुछ लोगों को देखकर आपके भीतर एक कनेक्शन सा लग जाता है, स्वामी विवेकानंद के साथ ऐसा हुआ। उनकी तस्वीर को देख के, उनकी प्रतिमा को देख के एक एसोसिएशन सा लगा। पढ़ा तो बहुत बाद में उनके बारे में और उनके विचारों के लिए, तो जिसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव एसोसिएशन, वो मेरा विवेकानंद जी के साथ रहा। और जब मैंने विवेकानंद जी की बायोग्राफी पढ़ी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सचमुच विवेकानंद जी के 3 भाई थे, उनमें से एक का नाम भूपेंद्र नाथ था। तो वो तो मैंने बहुत बाद में पढ़ा है, बचपन के रूप में। तो मुझे हमेशा लगा कि विवेकानंद मेरे बड़े भाई हैं। दूसरे महापुरुष जिनका मुझ पर बहुत असर रहा, वो पूज्य डोंगरे जी महाराज। उनकी निष्कामता, उनकी सरलता, उनकी निस्पृहता, ये मुझे बड़ी आकर्षित करती रही। पिताजी पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी के स्वाध्याय परिवार में सक्रिय थे, तो उनके साथ मैं वहाँ जाता था। उनके भी प्रवचन मैंने सुने, उनसे भी बहुत प्रेम रहा। एक बालक के रूप में मैं उनके प्रवचन सुनता था और नोट्स में लिख लेता था। तो प्रवचन पूरा होने के बाद पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी को लोग दादाजी कह के पुकारते थे। तो दादाजी मुझे पास में बुलाते, मेरी नोट देखते कि मैंने क्या लिखा है। तो ये भी बहुत सुंदर। और मैंने जब भागवत के ऊपर पहला भाष्य लिखा, मेरे ग्रंथ भागवत का प्रकट हुआ, तो उसकी पहली कॉपी मैंने पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी को, भी बिल्कुल योगानुयोग मैंने उनको अर्पण की, उनके हस्तकमल में रखी थी। दूसरी एक बात ये हुई अनुज की, जिन जिन महापुरुषों से मैं कुछ सुनता, तो आई यूज्ड टू गो टू द सोर्स। लोगों का क्या होता है कि प्रवचन में जब सुनते हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण में ऐसा कहा है। बहुतर लोगों की क्या होती है कि वो वाल्मीकि जी ने कहा वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं जो वक्ता जिसके पास से सुना उन्होंने ऐसा कहा है, और ये अपने मन में लेकर खुश हो जाते हैं, श्रवण करके प्रसन्न हो जाते हैं, जान लिए, बात हमको पता चल गई।
जब भी कोई वक्ता किसी विचारक को, किसी लेखक को, किसी चिंतक को कोट करते थे तो आई यूज्ड टू गो टू द ओरिजिनल सोर्स। जैसे किसी ने कहा कि भाई फ्रॉइड ने ये कहा है, तो मैं एशियाटिक लाइब्रेरी में या स्कूल की लाइब्रेरी में कहीं भी जा कर के पूरे फ्रॉइड को पढ़ लेता था। तो ये बहुत पढ़ाई हुई, बहुत सुंदर पढ़ना हुआ, अच्छा हुआ और बहुत कुछ जानने को भी मिला। और उससे एक मंथन के रूप में जो आज मेरी विचार प्रणाली है, मैं जो व्यासपीठ से उद्बोधन करता हूँ, उपदेश करता हूँ, वो बात सामने आई है। गुरुजी, जब हम अपनी पढ़ाई का दौर शुरू करते हैं और जब हम 10वीं कक्षा में पहुँचते हैं, जब एक विषय चुनना होता है, तब मन में एक ख़्याल होता है कि आगे जा कर के मुझको ये फील्ड ज्वाइन करनी है, ये बनना है। तो आपके मन में ऐसा क्या ख़्याल था कि आपको क्या बनना था? और जब आप उस दिशा में आगे बढ़ते रहे तो ऐसा कौन सा समय आया जब ऐसा लगा कि नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन ये मेरे मन की बात नहीं है, मेरा मन आध्यात्म में लग रहा है दरअसल। ऐसा कौन सा समय था? जैसा मैंने कहा अनुज कि दोनों समांतर प्रवाह, लौकिक और अलौकिक, संसार और अध्यात्म पैरेलल चलते रहे। मैंने कभी संसार की ओर उपेक्षा के भाव से नहीं देखा। आपका जो प्रश्न है, पढ़ाई में आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। तो जब विषयों का सिलेक्शन करना आया, पता नहीं क्यों मुझे बायोलॉजी पहले से पसंद नहीं थी। और मुझे कई लोगों ने पूछा भी, स्कूल में भी मुझे पूछते थे कि, क्योंकि हम जब छोटे थे, आज के जितना सब्जेक्ट का जो वेरिएशन, वैरायटी मिलती है, उस समय नहीं था। उस समय बीए, बीकॉम, बीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये गिने चुने ही क्षेत्र हुआ करते थे कि ये बनना है। एक बात बहुत स्पष्ट थी मेरे मन में, आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर। कारण ये था, डॉक्टर की करुणा वो तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बायोलॉजी जो पढ़नी पड़ती थी, और जब मुझे कोई पूछता कि बायोलॉजी क्यों पसंद नहीं है, तो मैं ये कहता था कि बायोलॉजी में बुद्धि का उपयोग करना नहीं होता है, केवल रटा रटाई होती थी कि भाई पत्ता है तो उसमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये होता है, ये होता है। यू आर जस्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अमीबा है तो उसको ये सुडोपोडिया है, ये है, वो है, क्यों है, किस लिए है, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, ये जो कुछ मुझे रटाया वो समय का याद है शब्द। और मेरा मन, मेरी बुद्धि हमेशा एक चैलेंज करती रहती थी कि ये क्यों है। जहाँ कुछ सोचना हो, जहाँ कुछ तर्क करना हो, जहाँ कुछ एनालिसिस करनी हो, उसमें मुझे रस पड़ता था। तो मैथमेटिक्स मेरा प्रिय विषय था। कॉलेज में मेरे मित्र मुझे रेंगलर कह के पुकारते थे। रेंगलर केवल जीन्स की ब्रांड नहीं है, डिक्शनरी में आप देखना और तो पता चलेगा। रेंगलर उसे कहते हैं जो मैथमेटिक्स में प्रवीण हो। तो हमेशा मेरे 100 on 100 मैथमेटिक्स में मार्क्स आते थे। मुझे फिज़िक्स बहुत पसंद था, मुझे केमिस्ट्री पसंद थी, क्योंकि उसमें कुछ तर्क करना होता था, कुछ बुद्धि लड़ानी होती थी। तो आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। आज उसे मैं परमात्मा की कृपा कहता हूँ, अस्तित्व की एक विराट योजना का हिस्सा कहता हूँ। 12वीं कक्षा में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन में जितने मार्क्स चाहिए वो मुझे नहीं आए। एंड यू नो व्हाट, क्यों नहीं आए? गणित की वजह से नहीं आए। अच्छा। जो मेरा अपना विषय था, जिसमें मैं माहिर था, उसमें नहीं आए। मुझे आज भी याद है, मुझे गणित में 100 में से 69 मार्क्स आए, 69 मार्क्स आए। तो मेरे मित्रों को, मेरे सहाध्यायी जो थे, सबको आश्चर्य लगा। मैं अपने प्रिंसिपल एल्फिंस्टन कॉलेज के मिस्टर NM डोंगरे हुआ करते थे, उनका बहुत प्रिय शिष्य था मैं, प्रिय विद्यार्थी था, क्योंकि मैं बहुत एक्टिविटीज़ में भी भाग लेता था। तो उनके पास गया, मैं कहा कि तुम्हें इतने मार्क्स? मैंने कहा सर मैं भी यही पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसे इतने मार्क्स। और वो ऐसा समय था कि पहली बार वो टाइप रिटर्न मार्कशीट आती थी, उससे कंप्यूटराइज मार्कशीट में हुआ था वो। आई एम टॉकिंग अबाउट 81 का कुछ वो वर्ष था। तो टाइप रिटर्न मार्कशीट से कंप्यूटराइज में हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये शायद कंप्यूटर की मिस्टेक होगी, तुम्हारे तो 96 मार्क होने चाहिए। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी सर, आप दूसरे किसी भी विषय में मेरे मार्क्स ले लो, मैं नहीं पूछूंगा। मैथ्स में आप मेरे मार्क्स नहीं ले सकते। 96 भी क्यों, वो 100 on 100 ही होने चाहिए। तो उनका तर्क ये था कि 96 लिखने वाले ने कंप्यूटर में 69 कर दिया होगा, इसलिए। फिर वो
पेपर करेक्शन के लिए दिया कुछ या, लेकिन वो तो घर से घटाई पिटाए छपे हुए पोस्टकार्ड आ जाते थे कि हमने सब देखा है, और वो 6 महीने के बाद आए। तब तक मेरे मित्रों ने मेरा एडमिशन करवाया था बीएससी में। मैं इतना उस समय आक्रोश था मेरे मन में कि मैं आगे पढ़ना ही नहीं चाह रहा। मैंने कहा ये अभी एजुकेशन सिस्टम है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे मित्रों ने बीएससी में एडमिशन लिया, वो बीएससी चलता रहा। दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फिर मैं दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की तरफ मुड़ा। इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में मैं भाग लेता था, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में। आई वॉज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज। तो बहुत सारी प्रवृत्ति, बहुत सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये सब। यहाँ पर मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आज के क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब मेरे मित्र हुआ करते थे एल्फिंस्टन कॉलेज में, और सभी कॉलेजेस के साथ जुड़े हुए हम हैं। तो आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कहो, जर्नलिज्म के कहो, फिल्म या ड्रामा थिएटर आर्ट के क्षेत्र के कहो, वो सब के साथ मेरी आज भी इतना सुंदर हाँ, पहले जैसा मिलना नहीं होता। कभी 2-5 वर्ष में कभी एयरपोर्ट पे मिल गए, कभी फ्लाइट में मिल गए, कभी लाउंज में मिल गए, वेटिंग लाउंज में से, लेकिन हम याद करते हैं वो कि बहुत सुंदर दिन हुआ करते थे। धीरे धीरे फिर प्रवचन और ये सब मैंने शुरू किया। बीएससी हो गया, मैनेजमेंट का भी हो गया साथ में, लेकिन अधिक फोकस। और मुझे ऐसा लगता है अनुज कि मानो परमात्मा ही मुझे हाथ पकड़कर इस क्षेत्र में ले आए हैं, क्योंकि ये छोड़कर ये करना है ऐसी बात कभी नहीं हुई। वेरी स्मूथली यहाँ का आमंत्रण बढ़ता गया। जैसे जैसे मेरे प्रवचन लोग सुनने लगे, उनको लगा कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू लिसन, क्योंकि ऐसा लॉजिकल, ऐसा साइंटिफिक, ऐसे अप्लाइड एस्पेक्ट में अभी तक अधिकतर क्या है, धर्म के उपदेश हुआ करते हैं। पाप पुण्य का की बातें करो, पाप का डर दिखाओ, पुण्य का लालच दिखाओ, या तो नरक का डर दिखाओ, स्वर्ग के लालच दिखाओ, इससे ही हुआ करता था। मैं पिछले 35 वर्षों से बिल्कुल इससे दूर हटकर, मेरे प्रवचन कभी पाप पुण्य की लालच या डर से नहीं होंगे, या स्वर्ग नरक की डर से नहीं होंगे, न केवल चमत्कारों की बातें होंगी उसमें। क्योंकि जो धर्म केवल चमत्कार या पाप पुण्य पर आधारित होता है, वो धर्म अधिक समय तक टिक नहीं सकता। वो धर्म हजारों वर्षों तक, सदियों तक टिक नहीं सकता, न ही वो धर्म मानव जाति का उत्थान कर सकता है। So if you want a religion which is reformative, it has to be logical, it has to be scientific, it has to be applied, it has to be result oriented. और सनातन वैदिक संस्कृति में ये बात है, ये जो हमेशा मैं ग्रंथों के माध्यम से रखता रहा, बुद्धिमान वर्ग को, एक परंपरा का जो वर्ग है वो तो आएगा ही, क्योंकि वो तो केवल धर्म के लिए आ रहा है। उसको भी अच्छा लगा कि गुरुजी ऐसी बातें तो हमने कभी नहीं सुनी। भगवत गीता में ऐसा होता है, भागवत में ऐसा होता है, रामायण की कथा में ऐसा होता है। वे पूछते थे हमने तो ऐसा कहा। मैंने कहा मैं जो भी कह रहा हूँ ग्रंथ से कह रहा हूँ, मैं अपने मन के तरंगों की बातें नहीं कर रहा आपसे। तो ये एक हुआ, बुद्धिमान वर्ग जो मुड़ा, युवा वर्ग मेरे सामने आया, क्योंकि दिस इज़ व्हाट दे वांटेड टू लिसन, दिस इज़ व्हाट अपील टू देम। और उनको लगा कि नहीं, धर्म हमारे लिए है, धर्म केवल रिटायरमेंट एक्टिविटी नहीं है, ये उनको लगा। और ऐसे मैंने जैसे कहा कि प्रभु मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक क्षेत्र में ले आया। धीरे धीरे आमंत्रण बढ़ते गए, प्रवृत्तियाँ बढ़ती गई, 2-2 साल की डायरी फुल रहने लगी अपॉइंटमेंट्स में। तो बाकी सारी चीज़ें कैसे अपने आप छूट गई वो पता ही नहीं चला। सो इट वॉज अ वेरी स्मूथ, वेरी नेचुरल प्रोसेस टू कम इन दिस फील्ड। इट वॉज नॉट कि एक बंद करो दरवाज़ा और इधर आ जाओ, ऐसा कभी नहीं था। जब जो होना होता है तब वो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो केवल परमात्मा की कृपा थी। गॉड वांटेड मी टू बी इन दिस फील्ड एंड गॉड वांटेड टू बी व्हाट आई एम टुडे। गुरुजी, हमको जीवन में बहुत सारी चीज़ों से प्रेरणा मिलती है। बचपन में कौन से ऐसे लोग थे या कौन सी ऐसी बातें थी जिनसे आपको प्रेरणा मिलती रही होगी? और अब इस पोजीशन में पहुंचने के बाद जब बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, तो आपके लिए वो क्या चीज़ें हैं या वो कौन से व्यक्ति हैं जिनसे आपको अभी भी प्रेरणा मिलती होगी? अनुज, जैसा मैंने कहा, बचपन में मेरे प्रेरक स्थान दादी माँ, स्वामी विवेकानंद, पूज्य डुंगरे जी महाराज रहे, और बहुत विचारकों को मैंने सुना, पढ़ा। कुछ महापुरुषों का सानिध्य का सौभाग्य भी इस शरीर को प्राप्त हुआ। अभी इस स्थिति में हूँ कि जब मैं कोई नई पुस्तक पढ़ता हूँ तो बहुत कम पढ़ पाता हूँ, क्योंकि जो भी पढ़ता हूँ 2-3 पन्नों में सीधा मस्तिष्क में कुछ एनालिसिस शुरू हो जाती है, मंथन शुरू हो जाता है, और जो पढ़ रहा था उस विषय से कहीं दूर कोई बहुत सुंदर यूनिक बात,
प्रकट होती है प्रभु कृपा से, जो फिर व्यासपीठ से मैं प्रसाद के रूप में देता हूँ। तो वॉट एवर आई रीड, इट कुड बी अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, इट कुड बी अ बुक, कोई भी मैगज़ीन में पढूं, लेकिन उसमें से सीधे अध्यात्म की बात मैं ले आता हूँ। इसलिए मेरे जो दृष्टांत हैं वो लोगों को लगता है कि लाइफ से जुड़े हुए हैं। मुझे कहते हैं कि गुरुजी आप जब कथा करते तो हमें लगता है जैसे आप हमारे जीवन की बात कर रहे हैं, और आप कब आके हमारे घर में हमारे जीवन को देख कर गए। तो ये चिंतन की प्रक्रिया शुरू, इट एक्ट्स एज अ स्टिम्युलस। दूसरा एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो मेरे लिए रहा है वो है मृत्यु। समहाउ डेथ इज़ अ वंडरफुल स्टिम्युलेटर फॉर मी। मेरे जीवन के कई पड़ाव में जब देखता हूँ तो बचपन में मैंने मृत्यु को देखा। मैं छोटा था, मैं स्मशान में जाकर बहुत बैठता था, पीपल के पेड़ के नीचे। और साइंस से मैंने जब पढ़ा तो पता कि पीपल ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट बहुत करता है। पीपल का पेड़ वो जो ऑक्सीजन देता है, ओजोन रिच ऑक्सीजन देता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चिंतन के लिए बरगद का पेड़, बुद्ध को जो ज्ञान हुआ वो वटवृक्ष के नीचे हुआ, बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं। पीपल भी उसी फैमिली का है बायोलॉजिकली। मृत्यु मुझे बहुत चिंतन की प्रेरणा देती है। मृत्यु की घटना, बचपन में ऐसे कई मैंने डेथ देखे कि मेरे मामा के लड़के का ब्याह जिसमें हम गए थे, और वहाँ जो वधू थी, कन्या, उसके पिताजी स्वागत करने आए हैं बारात का, और स्वागत करके लौटे और वहीं पर उनको हार्ट अटैक आ गया, वो चल बसे। मैं बहुत छोटा था ये जब विवाह में तब सम्मिलित हुआ था मैं, लेकिन बालक के रूप में भी मैं देख रहा था सब कि कुछ अलग सा हो रहा है। आमतौर पर जो विवाह होते हैं ऐसा इसमें नहीं है। एक जो टेंशन का वातावरण मैंने देखा, और मध्यम वर्गीय परिवार हम सब रहे तो विवाह को पोस्टपोन भी नहीं कर सकते थे, उसको हटा भी नहीं सकते थे। विवाह हो गया, सुबह को कन्या को विदाई दी गई और मैं पीछे रह गया था किसी कारणवश। तो मैंने देखा कि कन्या को विदाई दी जा रही है और उसी समय पिता के मृतदेह को लेकर के एक जीप लौट आ रही है। यहाँ कन्या की विदाई के अश्रु थे और तुरंत वो कन्या के पिता की मृत्यु के आंसू, और उसकी अर्थी बांध करके 1-1.5 घंटे में उसको अग्नि संस्कार के लिए ले गए। ये जो दृश्य मैंने 12-13 वर्ष की उम्र में देखा, तो जीवन के सुख और दुख को इतनी समीप से देखना, एक ही टाइम प्लेटफॉर्म पे देखना, और वो भी 12-13 वर्ष की आयु में एक सेंसिटिव चाइल्ड के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उस घटना ने मुझे झकझोर के रख दिया। उसके बाद कई ऐसे मैंने मृत्यु देखे। 4-5 वर्ष पहले की बात है, हमारा एक बहुत नज़दीक का समीप का परिवार है, आलोक जी और मधु गोयनका, उनके पिताजी शंकर लाल जी। कथा का आयोजन था, राम कथा का, बहुत उत्साह से तैयारी कर रहे थे, और कथा के कुछ 2-3 दिन पहले अचानक उनको हार्ट अटैक आया और चल बसे। और जब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी थी, वहाँ मैं गया, मेरी आंख में आंसू आ गए थे उस समय। और जीवन की क्षणभंगुरता जो है उसको मैंने जब देखा तो उस घटना ने भी मुझे झकझोर के रख दिया। मैं कई दिनों तक उसके ऊपर चिंतन करता रहा। इट हैज़ डेफिनेटली हेल्प्ड टू इवॉल्व माई थिंकिंग। मेरे अपने पिताजी को जो मैंने खोया, और जिस तरह से खोया, बहुत लगाव परिवार से स्वाभाविक है, होता है। चिंता और चिंतन करते हुए जिस तरह से उन्होंने विदाई ली, और बिल्कुल अचानक रूप से, तो उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। पिताजी की वो 4-5 दिन अस्पताल में रहे, फिर उनकी मृत्यु और ये सब। अभी मैं कल की बात करूं, गीता प्रवचन था, मैं अहमदाबाद जा रहा था, और सुबह फ्लाइट में फ़ोन ऑफ करूं उसके उसी समय एक घंटी बजी। मैंने फ़ोन को आंसर किया, ऐसे जैसा मिला कि एक बहुत नज़दीक के अपने स्वजन जिन्होंने हरिद्वार में अपनी भागवत कथा की थी, राजू भाई पटेल नाम है उनका, अचानक चल बसे। ऑब्वियसली मैंने अपने जो कार्यकर्ता अहमदाबाद के उनको सूचित कर दिया कि भाई
दूसरे सब जो समय दिया है वो मीटिंग के लिए, जो लोग कुछ मिलने के लिए आने वाले थे, दर्शन के लिए आने वाले थे, मैंने कहा सबको रोक लो, हमें यहाँ जाना पड़ेगा। और समय भी तो नहीं था क्योंकि फ़ोन बंद करना था, फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए जा रही थी। तो केवल इतना मैंने कह दिया। अहमदाबाद उतर कर मैं गया, फ़्लाइट में भी पूरे 1 घंटे तक मैं यही सोचता रहा कि ये जीवन की क्षणभंगुरता जो है। वहाँ जब पहुँचा तो उनकी श्रीमती कनक बहन ने आँख में आंसू से कहा कि गुरुजी 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 करते रहे वो, और रात को सोए हैं बिल्कुल स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। रात के 2:30 बजे तक तो कनक बहन ने उनके खर्राटे सुने हैं राजू जी के, सुन के आदत होगी उनको। और सुबह 5 बजे उनको जब उठाने का प्रयास किया तो वो नहीं थे। तो वो 2:30 से 5 के बीच में क्या हो गया? बिल्कुल स्वस्थ आदमी, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि वो अस्पताल में नहीं, कुछ नहीं था। और जब मैंने उनको, उनके शरीर को देखा, वहाँ उनके घर पे जा कर के श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रार्थना की उनके लिए, लेकिन मन में ये चलता रहा कि ये जो सडननेस है डेथ की, और शास्त्रों के अभ्यास से, अपने चिंतन से मैं जानता हूँ कि मृत्यु ये पूर्ण विराम नहीं, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, इट इज़ जस्ट अ पासिंग फेज। लेकिन उसकी जो सडननेस व्यक्ति को झकझोर के रख देती है। फिर मुझे लगता है कि हम किसके लिए लोगों के साथ झगड़े करके बैठे हैं, किसके लिए लोग वस्तुओं को, संपत्ति को, कीर्ति प्रतिष्ठा को, सत्ता को पाने के लिए एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की, जैसे मुंबई की भाषा में कहते हैं, टांग खींचना, लाइक पुलिंग, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये डर्टी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? अंत में जब ये भी तय नहीं है कि रात को आप सो रहे हो, सुबह उठोगे कि भी नहीं। मृत्यु मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है। मैं हारा नहीं हूँ, न मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, वो तो प्रभु की बहुत कृपा है, लेकिन मुझे चिंतन अवश्य करता है। जीवन की ओर देखने का एक बहुत सुंदर एंगल मुझे प्राप्त होता है। मेरा दृष्टिकोण और मेरा परसेप्शन बहुत बदलता है। जानने की, सीखने की जब इच्छा हो तो आसपास की चीज़ें भी, चाहे वो कितनी भी छोटी हों, बहुत कुछ सिखा सकती हैं। जी जी, वो अपने अंदर वो बात होनी चाहिए जो। हमारे एक कवि है, मेरे मित्र हैं, जी हु इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर हैं, जी। डॉक्टर हेमंत शाह, गुजराती में बहुत सुंदर गज़ल लिखते हैं। उनके एक बहुत सुंदर शेर है गुजराती में, फिर मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। वो कहते हैं कि आ धरा एक ग्रंथ आलीशान छे, तमने लखवा वांचवानुं ज्ञान छे। ये धरा, ये पृथ्वी एक आलीशान ग्रंथ है, क्या आप उसको पढ़ना जानते हो? बहुत सुंदर, जैसा आपने कहा अनुज, की सभी चीज़ें जीवन में सिखाती हैं। तो मैं भी ये कहता हूँ कि घटनाएं घटनाएं नहीं होती। हम एक आदत है कि घटना को सीधे सुख या दुख का सिक्का लगा देते हैं कि अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये सुख हुआ, ये दुख है। मुझे लगता है घटना को सुख और दुख के रूप में न देखें, घटना को एक शिक्षक के रूप में देखें, एक ट्रेनर के रूप में देखें। प्रत्येक घटना हमें जीवन में कुछ सिखा कर जाती है, और वो घटना है ही इसीलिए कि वो हमें कुछ सिखाए। यदि उस दृष्टिकोण से हम घटना को देखेंगे तो फिर सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के आनंद की अनुभूति करना अत्यंत आसान हो जाता है। तो गुरुजी, हम एक बार फिर समय में थोड़ा पीछे जाना चाह रहे हैं। हर किसी को कोई एक खेल बहुत पसंद होता है। आपके बचपन में वो ऐसा कौन सा खेल था जो आप खेलना बहुत पसंद करते थे? गांव में जब था तो बड़ी वो सादे खेल हुआ करते थे। कबड्डी मुझे बहुत पसंद था, मैं कबड्डी खेलता भी अच्छा था, गुल्ली डंडा भी खेलता था मैं, विट्टू डांडा जिसको मराठी में कहते हैं, तो वो मैं अच्छा खेलता था, दूर दूर तक मारता था मैं और किसी को आउट करने के लिए भी वो जो निशाना था वो मेरा बहुत अच्छा था। मार्बल्स, गोली जो होता है ना, कांच की गोली, वो भी मैं अच्छी खेल लेता था। छोटी गोली, बड़ी गोली, इतना बड़ा कलेक्शन मैंने डब्बे में किया था। तो मेरी दादी माँ हमेशा मुझे कहा करती थी कि क्या करेगा तू इसका। सबके साथ जीत जीत के मैं इतना बड़ा डब्बा उसका भर रखा था। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हुआ करती थी। बीच में थोड़ा समय ऐसा भी हुआ जब मुंबई में वापस आया बम्बई में, तो क्रिकेट का भी मुझे शौक़ था, मैं खेलता भी था, देखता भी था, लेकिन देखने में मुझे अधिक रस नहीं लगा। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब गावस्कर, विश्वनाथ, ये चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी, ये जो टीम हुआ करती थी, फारूक इंजीनियर, सोलकर, ये जो क्रिकेटर हुआ करते थे, उस समय की मैं बात करता हूँ।
शुरुआत में तो रेडियो पर कमेंट्री सुनती थी और लोग गली गली में ऐसे कोई रेडियो पर लगा कर रखता और स्कोर बोर्ड लिखते थे, तब मैं जाकर वहाँ खड़ा रहता, सुनते रहता। मुझे नहीं लगता मैंने 6 महीने से अधिक ये सब किया होगा, क्योंकि 6 महीने में मुझे पता चल गया कि मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ। खेल कोई और रहा है और मैं यहाँ 4-4, 5-5 घंटे खड़ा रह के क्या कर रहा हूँ। इससे तो मुझे अच्छा था मैं कहीं पर पढ़ता, कुछ करता। तो इट वॉज अ पासिंग फेज, मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट में। लेकिन शौक रहा मुझे, वॉलीबॉल खेलता था बीच में थोड़ी समय, तो ये सब स्पोर्ट्स में मुझे रस रहा। अच्छा गुरुजी, इतना है कि जो भी स्पोर्ट्स मैंने चुना जी। वो फिजिकल एक्सरसाइज का था। ये कार्ड्स ने मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं किया, या चेस मुझे अच्छा लगता था, लेकिन केवल बैठे बैठे जो खेला जाए और समय टाइम वेस्ट हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि स्पोर्ट्स कर रहा हूँ तो कुछ मिलना चाहिए, मुझे फिजिकल एक्सरसाइज मिलनी चाहिए, सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए। ये हमेशा दृष्टिकोण रहा। और बचपन में अगर मिट्टी में ना खेले तो फिर क्या खेले? जी 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 जी। जिस जगह पे आज आप हैं, ये कोई सामान्य फील्ड नहीं है। अगर बोलें तो हर घर में बड़ों की एक इच्छा होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या ऐसा कोई काम, एक फिक्स काम करे। जब आपने अपने कदम इस दिशा में बढ़ाए तो घर का क्या रिएक्शन रहा? क्या वो सपोर्टिव थे, या घर के माहौल ने आपको किस तरह से इसमें मदद की होगी आगे बढ़ने के लिए? बहुत सुंदर प्रश्न है अनुज, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर दूसरे कई जो एस्पायरेंट्स हैं, न केवल इसी क्षेत्र में लेकिन किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हों, उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए एक चिंतन की दिशा खोल दे। आध्यात्मिक क्षेत्र में आने का विरोध तो कोई था ही नहीं, बल्कि प्रेरणा मिलती थी। जैसा मैंने कहा, दादी माँ ने बचपन से कहा था कि ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है तो एक अच्छा ब्राह्मण बनकर दिखाना। तो वही प्रेरणा, वही मार्गदर्शन मिलता रहा। रोकने में मुझे कहना पड़ रहा है, केवल एक व्यक्ति थी, मेरी माता। पिताजी हमेशा सपोर्टिव रहे, लेकिन दादी माँ हमेशा सपोर्टिव रही, लेकिन मेरी मदर, उसको सोचने का एक ढंग कुछ अलग है। मैं हॉस्टल में पढ़ता था अनुज, और हॉस्टल के कुछ सहाध्यायी जो साथ में रहते थे, मित्र, वो फॉर्म लेकर आए, ये BSRB, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के, और एक फॉर्म एक्स्ट्रा लाए थे, 2 रुपये मिलता था वो। किसी का फॉर्म बिगड़ा नहीं, उन्होंने एक्स्ट्रा इसलिए लाए थे कि कहीं किसी को मिस्टेक हो जाए तो फॉर्म की तरह जैसे काम ना रुके उनका। नहीं बिगड़ा तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स में मुझे कोई काम नहीं है, बैंक से मुझे क्या लेना देना है। कहते नहीं हम दे रहे हैं तुझे, और 2 रुपया भी नहीं ले रहे तो ले ले। ठीक है, फॉर्म भर दिया, और उसके साथ 20 रुपये की फ़ी भरनी थी, पोस्टल ऑर्डर करना था, भर दिया। बाकी के सब लोग तो तैयारी करने लगे, लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि बाद में मैंने सुना कि उस एग्ज़ाम में रिजर्वेशन पॉलिसीज़, कुछ रेगुलेशंस उनके रहते होंगे, कुछ जो कारण था, तो वो तो हमें मिलता ही नहीं। और मैं जीवन में कभी फेल नहीं हुआ था। मैंने कहा मैं फेल हो जाऊँ ऐसा मैं क्यों करूँ, और ऐसे भी मुझे जाना तो था नहीं। बैंकिंग वॉज नेवर माई इंटरेस्ट, इट वॉज नेवर माई गोल। योगानुयोग ऐसा हुआ कि एक शनिवार की रात को मैं घर पे पहुंचा, तो माँ ने कहा अच्छा हुआ तो आ गया, कल सुबह तेरी परीक्षा है। मैंने कहा कौन सी परीक्षा? कहते कुछ कागज़ आया है, पत्र आया है। मैंने देखा ये बैंकिंग सर्विस का ही एग्ज़ाम थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम थी उसकी। मैंने कहा ये मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा, 20 रुपये भरे हैं तूने, क्यों नहीं जाएगा? डांटा मुझे, मैं गया। और वो जो परीक्षा थी, 3 परीक्षा थी, 3 पेपर थे, एक इंग्लिश, दूसरा जनरल नॉलेज और तीसरा मैथमेटिक्स, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ABCD में से सिलेक्ट करो। करके आया। जब 1.5-2 महीने के बाद रिजल्ट आया, बाकी के जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, बहुत तैयारियां की थी, वो सब फेल और मैं पास। जो कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बाद इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में भी अच्छी तरह से पास हो गया मैं। बैंक अलॉट की गई, देना बैंक थी, तो वहाँ पर जो मेरा देना बैंक का पर्सनल डिपार्टमेंट था, वहाँ भी एक इंटरव्यू था, कौन सी ब्रांच देंगे, क्या देंगे, वो करेंगे, वहाँ भी मैं हो गया। 16 अप्रैल 1984
डेट भी मुझे याद है। फर्स्ट डे मैं जब ज्वाइन कर रहा था बैंक की जॉब को, तो संस्कारी परिवार, माता ने मुझे टीका लगाया, शगुन दिया और पैर छुए मैंने पिताजी के। माता जी के पैर छुए पहले तो माँ तो बड़ी खुश थी कि बेटा अब काम पे लग गया। और आज से 30 साल पहले मीडियम क्लास जो फैमिली है, मध्यम युग परिवार, ब्राह्मण का परिवार, उसको बैंक की जॉब मतलब सरकार के दामाद हो गए, आप ज़िंदगी निकल गई आपकी, तो उससे बढ़कर चाहिए क्या। और माँ बड़ी खुश थी, तो माँ को मैंने किया, माँ ने आशीर्वाद दिए। पिताजी के चरण स्पर्श करने गया तो पिताजी ने कहा तू खड्डे में गिरने जा रहा। आई स्टिल रिमेंबर दैट होल सीन, मुझे याद है। तो पिताजी सुबह सुबह वो संध्या पूजा करके उठे थे, उन्होंने भस्म व चंदन लगाया था, शरीर ऊपर का खुला था, धोती पहनी थी, खेस रखा था, और ऐसे वो कह रहे हैं कि तू खड्डे में गिर। मेरी उम्र थी 21-22 साल की। आई वॉज नॉट इवन अ ग्रेजुएट दैन। तो पिताजी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। तो मुझे याद है वो कि माँ और पिताजी में थोड़ा सा वो स्कर्मिश हो गई, जैसे पति पत्नी में होती है। माँ कहती है क्या कह रहे हो बेटे को, जॉब लग रही है, नौकरी लगी है, बैंक की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, जा रहा है, अच्छे आशीर्वाद तो दीजिए आप उसको। तो पिताजी ने कहा था कि तू नहीं जानती, इसकी कुंडली मुझे पता है कि भूपेंद्र को क्या बनना है आगे जा कर के, वो मैं जानता हूँ। वो नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसको हज़ारों लोगों के जीवन बदलने हैं। और जब इसके लिए जा रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि वो खड्डे में गिरने के लिए जा रहा है। अनुज, मैंने पिताजी के वो शब्द हमेशा याद रखे। तो आवश्यकता थी, परिवार की हुई ज़रूरत थी, तो मैंने नौकरी की। लेकिन जब भी मुझे प्रवचन का निमंत्रण आता, कथा के लिए निमंत्रण आता, तो मैं बैंक में छुट्टी रख के चला जाता। तो जैसा कहा ना कि किसी ने रोका, तो ये माँ के विचार कुछ आज की परिभाषा में कहूँ तो संकुचित थे। वो अपनी तरीके से, ऑफकोर्स शी वॉज माई वेल विशर। हर माँ अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचती, कोई बुरा तो नहीं सोचती, लेकिन उसकी अपनी एक दृष्टि थी सोचने की कि वो सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब सोचती थी। और पिताजी, उनका विज़न बहुत बड़ा था। वो और कुछ जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकते, वो पिताजी देखते थे। तो लेकिन उनकी बात को, पिताजी की बात को मैंने हमेशा याद रखा। और 8-9 साल में मुश्किल से रहा था मास्टर रोल पे, और उसमें से पिछले 2 साल से तो मैं गया भी नहीं था बैंक में। तो जब मैं रेजिग्नेशन देने गया तो ऑफिसर लोग बहुत अच्छे थे, सब लोग। वो कहते थे यू आर एन ऑनर, कि आप हमारी बैंक में हो, वही हमारे लिए गौरव की बात है। मैंने कहा मैं पिछले 2 साल से आया नहीं हूँ और आगे 2 साल तक आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरी डायरी पता है अपॉइंटमेंट से भरी पड़ी है। तो मैं दूसरे की नौकरी बेचारे की क्यों रोक के रखूँ, कोई दूसरे को नौकरी मिल जाएगी, उसका परिवार चलेगा करके मैं रेजिग्नेशन दे के आया। और वो भी माता जी को अच्छा नहीं लगा था, मेरी माँ को, क्या कर रहा है तू, ये नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं करते। लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था, पिताजी का भी था। और क्योंकि माता कहती थी कि ये कथाएं कब तक, और भी कुछ लोग थे ऐसे दूर के लोग जो कहते थे कि ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, तब तक कथाएं चलेगी, अब तो ज़माना बदल रहा है, 21वीं सदी आ जाएगी, कौन कथा सुनेगा, धर्म के मार्ग पर कौन चलेगा। लेकिन मेरे भीतर एक था कि नहीं, इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ने वाली है। तो ये मेरा सद्भाग्य रहा कि अधिकतर लोग मुझे इस मार्ग पर प्रेरणा देने वाले बने, मेरा साथ देने वाले बने। रुकने वाले कुछ लोग होते हैं और उनकी अपनी मर्यादा है, लेकिन उनसे मैं रुका नहीं और चलता चला गया। प्रेरणा जो मैं अनुज कह रहा था कि ये इसलिए मैं इतनी डिटेल में मैंने बात बताई कि अभी भी कई लोग ऐसे होंगे, ये इंटरव्यू देखने वाले, सुनने वाले मीडिया के माध्यम से, कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होंगे जिनके कुछ गोल होंगे और उनको रोकने वाले लोग मिलेंगे। या तो कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे कि जो अपने परिवार के हैं, पुत्र पुत्रियों को, उनकी गोल को परसीव करने से रोक रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उनको मत रोकिए। अगर उनका कुछ कन्विक्शन है, अच्छे काम पर जो जाना चाहते हैं, तो उनको जाने दीजिए। उनकी शक्ति पर भरोसा रखें, उनकी अशक्ति पर भरोसा मत रखें। तो उनकी मर्यादा को मत रोकें। उनको, वो पंछी हैं, उनको उड़ने दीजिए और वे विश्व में एक बहुत कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। बेमन से कोई बच्चा चाहे कितनी भी ऊंची जगह पे पहुंच जाए, आखिर वो बेमन से पहुंचेगा। और अपने मन के काम में हो सकता है उसके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा हो। किसने सोचा था कि बैंक में काम करने वाला एक व्यक्ति आगे जाकर भूपेंद्र भाई पंड्या बनेगा।
तो ये रॉ मटेरियल पहले से था अनुज। मैंने आपको इंटरव्यू से पहले भी बताया ना कि मैं कॉलेज में भी जब पढ़ता था तो मेरा यूनिफॉर्म हमेशा जीन्स पैंट हुआ करता था। आज तुमको मैंने देखा तो मुझे लगा कि 30 साल पहले का मैं हूँ 20 से 25 साल पहले का। ऐसे ही कुर्ते में पहना करता था, लंबे खादी के, कभी कभी फटे हुए कुर्ते हुआ करते थे, और कोल्हापुरी चप्पल पहनता था। कॉलेज में भी मैं एल्फिंस्टन कॉलेज में निकलता तो वो ब्रिटिश के ज़माने की वो कॉलेज, और उसमें चूँ 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 कोल्हापुरी की आवाज़ आती तो सबको पता चलता कि मैं आया हूँ। आई वॉज ऑलवेज डिफरेंट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। गुरुजी, जैसे आपने पिताजी से बहुत सारी प्रेरणा ली अपने, जी, विश्व स्तर पे जो लीडर रहे हैं, जिनको हम समाज का एक तरह से प्रवर्तक बोलें, जिनसे लोग बहुत सीखते हैं, आपके ख़्याल में ऐसे कौन लीडर हैं जिनको आप बहुत मानते हैं, और भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है जो जिससे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनको एज अ लीडर लोग फॉलो कर सकते हैं? ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको मैं ये संसार की दीवा दांडी, लाइट हाउस कहता हूँ मैं। गांधी जी ऑफ कोर्स एक दायरे में रहकर, मैं कभी भी किसी व्यक्ति के प्रभाव से अंधा नहीं हुआ। आई एम नेवर अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ एनीवन। गांधी जी की कुछ बातें मुझे पसंद हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो, ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सब पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं कौन होता हूँ किसी के ऊपर कमेंट करने वाला। और कुछ विचारकों को पढ़कर कुछ चिंतन करके मुझे लगता है कि यदि न होता तो अच्छा था। इंडिया के पार्टीशन में कुछ अलग रोल हो सकता था बंटवारे के समय में, वो चर्चा अभी न भी करें मुझे। लेकिन उनकी जो सत्य प्रियता थी, धीरे 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 फिर वो जिद की कक्षा पे चली गई, तब वहाँ से मैं थोड़ा सा अंतर अपना बनाना चाहता हूँ गांधी जी से। लेकिन उनकी सत्य प्रियता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने हिटलर की बायोग्राफी पढ़ी है, मुझे बायोग्राफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी क्षेत्र का महापुरुष हो, चाहे वो बिजनेस के फील्ड का हो, चाहे वो आर्ट के फील्ड का हो, चाहे कल्चर के फील्ड का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, स्पोर्ट्स के फील्ड का हो, हिटलर की बायोग्राफी माइन काम्फ वो मैंने पढ़ी है। उसने जो नरसंहार किया उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हिटलर का जो कन्विक्शन था, वी आर द ट्रू आर्यंस। हिटलर के ऊपर भी जैसे सिक्का लगा देना बहुत आसान है कि बुरा आदमी था, लेकिन कैसे संजोग थे जिसमें हिटलर बना। एडोल्फ नाम का एक बालक जो हिटलर दुनिया जानती है, वो कैसे बना, वो यदि आप पढ़ो उसकी जीवनी के माध्यम से, उसके अपने तरीके से, तो लगता है कि आदमी हम जितना समझते हैं इतना बुरा नहीं था। संजोगों ने उसे उस क्षेत्र में ले गया, लेकिन उसके पास से भी मैं एक प्रेरणा पाता हूँ कन्विक्शन के बारे में। मुझे मार्टिन ल्यूथर भी अच्छे लगते हैं। सिंगापुर के जो बहुत समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे ली कुआन चू, जिसने पूरे सिंगापुर की काया पलट कर दी, उनकी भी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, तो वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई आगे आया हुआ व्यक्ति हो ना, वो हमेशा मुझे प्रेरणा देता है। मैं एक थोड़ी सी हट कर लेकिन इसी प्रश्न से जुड़ी हुई भी बात की कर दूं, किसी भी व्यक्ति की सफलता मुझे प्रसन्नता देती है, इसलिए मुझे अवार्ड समारोह देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हॉलीवुड फिल्मों के बारे में कुछ पता नहीं, मैं किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को जानता हूँ, ना मुझे किसी फिल्म के बारे में पता है। यदि कोई मुझे कह दे कि ऑस्कार अवार्ड उस समय है, और यदि मेरे पास समय हो तो मैं वो ऑस्कार अवार्ड देखना पसंद करता हूँ। वेस्टर्न म्यूज़िक के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, न सिंगर्स के बारे में, न वो म्यूज़िक के बारे में। लेकिन ग्रैमी अवार्ड जब दिए जाएँ तो मुझे देखना अच्छा लगता है कि जिसको भी अवार्ड मिला हो वो व्यक्ति आके उसका रिस्पॉन्स क्या देगा, उसकी जो प्रसन्नता है उसके चेहरे की, अचीवमेंट की जो भावना है, वो मुझे प्रेरणा देती है, उससे मुझे आनंद। क्रिकेट की मैच मैं न देख पाऊँ उसके लिए मैं समय भी नहीं निकालूंगा, लेकिन जो फाइनल कोई जीत गया ट्रॉफी और उस समय उनका जो एक जुबिलिएशन है वो मुझे आनंद देता है। ब्यूटी पेजेंट होती है जो मिस वर्ल्ड या ये सब, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है उस क्षेत्र से, लेकिन उसकी जो फाइनल सब आती हैं और मुझे पता चल जाए, कभी पता भी नहीं चलता कि कब वो आ गया और कब हुआ निकल गया, लेकिन यदि मुझे पता चले तो मैं उससे वो देखना पसंद करता हूँ। इवन फिल्मों के भी जो अवार्ड होते हैं वो भी अब बहुत कम फिल्में देखता हूँ। कोई मुझे कह दे कि गुरुजी बहुत अच्छी फिल्म है, असाधारण फिल्में देखनी चाहिए,
तो मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं देख लेता हूँ, लेकिन आई एम नॉट इन टच विद द फील्ड। लेकिन उसका जब अवार्ड समारोह हो तो मुझे देखना अच्छा लगता है। जैसे सामान्य लोग कहते हैं ना कि वो मुझे किक देता है, आजकल के यूथ का जो शब्द है, इट गिव्स मी अ किक, तो ये अवार्ड सेरेमनी होती है, इट गिव्स मी अ किक, तो मुझे वो देखना पसंद आता है। तो किसी का भी, जैसे मैंने कहा, किसी को भी जो सफलता मिले वो मेरे लिए आनंद का विषय बनती है। गुरुजी, आपने जीवन का जो सफ़र अब तक तय किया है, आपने वो दिन भी देखे हैं जब गिल्ली डंडा का खेल हुआ करता था, जब कबड्डी खेला करते थे बच्चे। आप ये दिन भी देख रहे हैं जब अब गिल्ली डंडा और आउटडोर के खेल कम हो गए। आपने तब के युवाओं को भी देखा है और अब के युवाओं को भी आप देख रहे हैं। तो इस पूरे जीवन के सफ़र को लेकर के जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने जाना, उसका निचोड़ अगर हम बोलें तो क्या एक मैसेज आप हमारे सुनने वालों को देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जब सुविधाएं नहीं थी उस समय द लाइफ वॉज थ्रॉबिंग, जीवन में एक उत्साह था, एक धड़कन थी, चैतन्य था। और जैसे जैसे ये सुविधाएं आ रही हैं ऐसे लाइफ इज़ बिकमिंग स्लगिश। हमारा भोजन बहुत सादा था बचपन में, खेल बहुत सादे थे, कुछ नहीं था, वो पत्थर के 7 टुकड़े रखकर उसको गेंद मारना, ऐसे मतलब कोई एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं हुआ करते थे खेल के। फिर भी उसमें जो आनंद था वो बहुत था। आज मैं देख रहा हूँ पूरे विश्व में, केवल भारत में या इस किसी एक धर्म में नहीं, सभी विश्व में वो मोबाइल गेम्स पर लगे हुए हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, डिजिटल गेम पे लगे हुए हैं, सब उसमें। और घंटा 2 घंटा 3 घंटा खेलने के बाद वो बोर हो जाते हैं। मैं आज की जो चिल्ड्रन, बालक हैं और युवा है, उनके चेहरे पर मुझे उत्साह दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि बहुत मायूसी छाई हुई। और वही जब बड़े होते हैं तो 83,99,999 शरीर छोड़ने के बाद जब हमें ये अद्भुत, अनमोल, अलौकिक ऐसा ये मानव देह प्राप्त हुआ है, और देखता हूँ तो क्या कर रहे हैं लोग। आई मीन दे आर जस्ट पुलिंग थ्रू देयर लाइफ। लोग कहते भी हैं ना, आजकल युवाओं को पूछो हाउ आर यू डूइंग, तो कहते हैं पुलिंग ऑन। अरे पुलिंग ऑन, यार ड्रजरी है क्या जीवन आपका? एक्चुअली तो ऐसा होना चाहिए कि लाइफ इज़ अ प्लेजर, लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, लाइफ इज़ एन एन्जॉयमेंट। तो वो इसलिए नहीं दिखाई रहा क्योंकि साधन बढ़ने के साथ साधना कम होती जा रही है। और साधना का अर्थ केवल, मैं ये नहीं कहता कि घर बार छोड़ के जंगल में जाकर बैठ जाओ, ये साधना नहीं। साधना का अर्थ नाकपन को पकड़ के राम 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 करते रहो, ये साधना नहीं। साधना का अर्थ है डेडिकेशन, साधना का अर्थ है कमिटमेंट। जीवन में कोई अच्छे ध्येय को रखना और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाने की तैयारी रखना, और वो कष्ट उठाने में भी आनंद आना, तब जाकर के उस ध्येय को प्राप्त करें। वो जो पूरी प्रोसेस है वो मिस हो रही है। पीपल आर गोइंग फॉर इजीली अवेलेबल थिंग्स। पहली बात तो जीवन में ध्येय ही नहीं है। किसी से पूछो, मैं बहुत परिवारों में जब पधराम नहीं करता हूँ, लोगों के जाता हूँ, तो यंगस्टर्स जब देखता हूँ पूछता हूँ, बेटा क्या बनना है आपको? पता नहीं। अरे 16-17 साल की उम्र हो गई, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ। देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, क्या होता है, ऐसा उनको लगता है। तो जब व्हेन दे डोंट नो, व्हेन दे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या करना है, इसके बारे में ही पता नहीं है, तो जैसे कोई दूसरा ले जा रहा है ऐसे खींच रहे हैं। आपकी अपनी लाइफ का एजेंडा नहीं होगा तो आप दूसरे के एजेंडे पे काम करोगे। बहुत सीधी सरल बात है। तो लोग एक मानव न रह करके मशीन बनते जा रहे हैं। लोग किसी के हाथ का साधन बनते जा रहे हैं। और कितनी छोटी छोटी बातों में लोगों के, ये सेल फोन का मॉडल चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसे शूज़ चाहिए। नाउ दैट कैन नॉट बी द गोल ऑफ योर लाइफ। वो तो सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। जीवन का कुछ अच्छा काम करो तो ये सारी चीज़ें अपने आप आने लगेगी। ये बात मिसिंग है। तो युवा पीढ़ी को और विश्व के सभी लोगों को मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम मनुष्य बने हैं। गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हुए, डिवाइन ट्रेट्स एंड डेमोनिक ट्रेट्स का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव।
अर्जुन तू चिंता मत कर, तू दैवी संपत्ति लेकर के, डिवाइन ट्रेड्स लेकर के इस पृथ्वी पर आया है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए कि आई एम नॉट अ मॉर्टल ह्यूमन बीइंग, आई एम अ डिवाइन बीइंग, और वो डिविनिटी हमारी प्रकट हो। ये साधन हमारे पास है, ये कैपेबिलिटी, ये पोटेंशियल हमारे पास है, उसको प्रकट करना, तब जीवन एक ग्रांड, एक इटर्नल सेलिब्रेशन बन जाए और वही आनंद हम सब प्राप्त करें। यही मेरा मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इतने कम समय में आपके बारे में बहुत कुछ जानना तो मुश्किल है, तो हम अपने सारे सुनने वालों की तरफ से और आपके सारे भक्तों की तरफ से भी आपसे ये अपेक्षा रखेंगे कि हम आने वाले समय में बार बार आपको यूं ही परेशान करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को।